क्रिप्टो करेंसी को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। क्रिप्टो एक्सपर्ट वकार ज़का साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार ज़का साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वकार साहब, ये जो पोली नेटवर्क्स की बहुत सारे कॉइन्स चोरी हुए हैं, ये तो एक अलग दास्तान है, उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये जो डिजिटल करेंसी है वो इतनी गैर महफूज है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डिजिटल करेंसी का इससे ताल्लुक जो है ना इस तरह नहीं बनेगा। मैं आम लोगों को समझाने के लिए, वैसे तो टेक्निकल लैंग्वेज में मैं चला जाऊंगा तो ये जी डिफरेंट क्रॉस चेन्स को सपोर्ट करने के लिए कंपनी है जो बेसिकली जिसके प्लेटफॉर्म को हैक किया गया है। इसको आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए, फर्ज करें पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, बैंक अल हबीब है, पाकिस्तान में और 2-3 और बैंक है। इनके होते हुए एक वकार ज़का या कोई अमजद राशिद आके बोले यार तुम इन सारे बैंक में अकाउंट ना खोलो, तुम मेरे पास खोल लो, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा डायरेक्टली पैसे निकलवाने में हर जगह से। तो आप एक एप्लीकेशन पे इन्हिसार कर लेते हैं कि यार मैं सारे बैंक में अलग अलग दी जाता है, इस पे उस पर लोगों ने अपना अकाउंट खोल लिया। अच्छा, ये है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का टॉपिक। इसका तो अभी भी न्यूज में भी, इंटरनेशनल न्यूज पे भी इनफैक्ट जो बार दफा आ रहा है जी क्रिप्टो करेंसी जो है वो हैक हो रही है, या वो क्रिप्टो करेंसी नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म हैक हुआ है। ये समझे कि बैंक के बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो कह रहा है यार बैंक के अंदर मत जाओ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पैसे संभाल के रख लेता हूँ। उस बंदे से चोरी हो गई है। तो ये चोरी जो हुई है, एक तो ये पहले समझ लिया जाए कि ये प्लेटफॉर्म हैक हुआ है। और बिल्कुल लेटेस्ट जो आजकल डेवलपमेंट्स हो रही है ना क्रॉस चेन डेवलपमेंट की, उनके ऊपर ये बात हो रही थी। क्रॉस चेन में यानी कोई इथेरियम के अगर कोई ऊपर कॉइन है, अगर कोई फर्ज करें बाइनेंस की चेन के ऊपर है, या फिर पॉली नेटवर्क के ऊपर, पॉलीमेटिक के ऊपर है, तो उनको कंबाइन करने के लिए इन्होंने बनाया था। अच्छा, इसका जो बेसिक हैकिंग का मसला है वो ये देखिए कि इसमें 2-3 शक व शुबात भी आ रहे हैं। एक तो ये कि उन्होंने सारी पहली दफा ऐसी इतनी बड़ी हैकिंग हुई है, लेकिन इसमें सारे जो हैकर है उसने सारे पैसे वापस भी कर देना शुरू कर दिए, वो सारे पैसे वापस भी कर रहा है। ये तकरीबन 260 मिलियन डॉलर्स है जो हैकर्स ने वापस किया, और बहुत सारी ट्वीट्स की गई इस कंपनी की तरफ से कि खुदा इसको वापस करे। अभी तक 260 मिलियन डॉलर्स बता रहे कि वापस करने की वजह ये भी है कि चेन एनालिसिस के नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया भर में जो FBI वाले यूज करते हैं, ताकि जो नेशनल सिक्योरिटी एसोसिएशन है NSA जो है उसको मदद मिल सके ट्रैक करने में। IP एड्रेसेस वगैरह निकाल ली, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इससे सिर्फ अपनी प्रमोशन करवाने के लिए एक स्टंट पुल किया हो। ये भी हो सकता है कि इन्होंने ये जानबूझ के करवाया हो, क्योंकि ये इस मार्केट में बड़ा आसान है। हर एक देखें, क्रिप्टो में जब तक हैकिंग नहीं हो सकती जब तक आपका पासवर्ड आपके किसी जानने वाले को ना पता हो। और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, जो क्रिप्टो में एक बहुत ही एडवांस लेवल की चीज आ गई है, इसके अंदर भी हैकिंग जो है वो इसी तरह हुई है कि देखें उसके अंदर जो कोड है, कोड के अंदर बेसिकली एक बॉस को बिठाया जाता है। समझे कि ऑटोमेटिकली एक बॉस ऑडिटर को बोलता है कि भाई तुम मुझे ये कॉइन इस एड्रेस पे दे दो, ये कॉइन इस एड्रेस पे दे दो। तो बेसिकली जो हैकर था उसने उस बॉस को रिप्लेस करके डायरेक्टली ऑडिटर को कोड से लिंक कर दिया था। अब ये बहुत टेक्निकल बात हो जाएगी, लेकिन ये ठीक है। यानी ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज जो फाइनेंस है उसके अंदर ये कोई इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म था, उस इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म के अपने जो है वो लूप होल्स थे जिनको एक्सप्लॉइट किया है हैकर्स ने। ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि इथेरियम के अंदर कोई प्रॉब्लम है या इथेरियम हैक हो सकता है, या इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है जी कि बिटकॉइन हैक हो सकता है। बिटकॉइन तो ब्लॉकचेन के ऊपर है। ब्लॉकचेन लेकिन वकार ज़का साहब 613 मिलियन डॉलर्स, दिस इज समथिंग ह्यूज। तो उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी मार्केट के अंदर, क्या ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होगा इस हैकिंग से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल इससे देखिए अभी तक बिटकॉइन को क्रैश कर देना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज जो क्रिप्टो को समझते हैं, देखिए जिनका पैसा लगा हुआ है उनको पता है, उन्होंने एक ऐसी जगह पैसा लगाया था जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, वो बाइनेंस एक्सचेंज नहीं है। जैसे मैं अभी आपके इसी चैनल की तरफ से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त बाइनेंस जो है वो दुनिया भर में जो है बंद होता जा रहा है। उसको FCA ने करार दे दिया है, बाकी भी जगह से बंद किया जा रहा है। मैं अब इस वक्त PTA से कहूंगा और बाकी जो हमारे इदारे उनसे कहूंगा, या तो इनको रेगुलेट कर दो भाई, या अभी बंद कर दो। ये नहीं करना कि जैसे PUBG को एकदम बंद कर दिया था, एकदम आप बोले जी हम बाइनेंस को बंद कर रहे हैं क्योंकि FCA ने बंद कर दिया, इसने बंद कर दिया, उसने बंद कर दिया। मसला पाकिस्तान के लिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से ज्यादा इस वक्त जो है ना वो ये चल रहा है कि भाई हैकिंग तो जो लोग अपनी जगह, लेकिन एकदम अगर हुकूमत का दिमाग घुमा और PTA ने बंद कर दिया तब ये लोग कहाँ जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो हैकिंग वाला सिचुएशन है इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में जो है ये नॉर्मल ये नॉर्मल है हैकिंग उसमें। अच्छा, हमारे यहाँ जो बैंक्स होते हैं वहां तो रेगुलेटर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक है जो रेगुलेट करता है तमाम बैंक्स को। तो डिजिटल करेंसी के अंदर ये जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का नाम आप दे रहे हैं, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स लोगों ने बनाए हुए हैं कि वो कलेक्ट करते हैं और वहां से वो उसको फिर लोगों को पैसे देने में आसानी जो है उनको मुहैया करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर कोई रेगुलेटर है ऐसा जो इनको देखे, चेक करे कि इनके सिस्टम्स में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, ताकि एतमाद की फजा जो है वो कायम रहे?
जी बिल्कुल, इसमें अंदर कोड ऑडिट होता है जो अब जैसे हमारी जो एनईडी यूनिवर्सिटी के लड़कों ने यहाँ पर जो है बनाया हुआ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का और ये एनएफटी का एक प्लेटफॉर्म 10 अप के नाम से, जो अभी आई थिंक क्या कहते हैं $1 बिलियन की उसकी मालियत हो चुकी है, मार्केट कैप पहुंच चुका है, पाकिस्तान की वाहिद ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है। उसके कोड को ऑडिट करने के लिए ऑडिटर्स होते हैं। अच्छा, ये जो पॉली नेटवर्क है, ये पॉली नेटवर्क के कोड को ऑडिट जो किया है, कोड उन्होंने सामने दिया नहीं था, तो किसी को भी अभी पता नहीं चल रहा। अच्छा, रेगुलेटर्स की मैं दो चीजें क्लियर कर दूं। दुनिया भर में रेगुलेटर्स जो है वो सेंट्रल बैंक नहीं होता, वो वहाँ एफबीआई है, वहाँ साइबर क्राइम है, यहाँ भी एफआईए है। अगर यहाँ आप कहते हैं ना कि अगर मेरा भाई बिटकॉइन चोरी हो गया, मेरा फलाना ये चोरी हो गया, तो वो आप एफआईए के पास जाएंगे और उनका काम है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की जो कानून साजी है उसके मुताबिक आपकी हेल्प करें, और आपका वो जो फंड किसी ने चोरी किया है या हैकिंग की है या किसी भी तरह क्रिप्टो करेंसी का कुछ भी किया है, लोग स्टेट बैंक के पास चले जाते हैं। भाई स्टेट बैंक का काम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है और इसका ताल्लुक साइबर क्राइम से, तो साइबर क्राइम के पास आप जाएंगे, आप nrkc.gov.pk पे जाएंगे। इसका रेगुलेटर, इसकी हर चीज जो है, उसकी तमाम जो जिसे कहते हैं ना कंट्रोल करने की चीजें, वो साइबर क्राइम के वकार ज़का साहब, डिपार्टमेंट। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले आपकी गुफ्तगू से मैं ये समझ पाया हूं कि इन्वेस्टर्स जो है दे नीड टू बी एजुकेटेड। तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि आपको कहां किसके साथ काम करना चाहिए? इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं और कहां जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगा सकते हैं? देखिए, इंटरनेट की दुनिया में ना किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका ने बिटकॉइन जैसी चीज को क्यों अलाउ किया है, जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में बिटकॉइन रजिस्टर्ड ही नहीं है अमेरिका में। इथीरियम जो है क्या रजिस्टर्ड है अमेरिका में? आप मुझे बताएं। यूके में बिटकॉइन रजिस्टर्ड है, जापान में रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसको सॉफ्टवेयर के तौर पर ट्रीट किया जाता है और इसमें सिर्फ वही लोग आए जब तक आप इसकी क्रिप्टो करेंसी का बेसिक रूल है, 1 साल तक जब तक आप इसकी तालीम हासिल ना कर लें, खुदा के वास्ते इसमें पैसे मत लगाएं वरना डूब जाएंगे।